गांव में रात का अंधेरा और गरीबी का साया एक ही छत के नीचे थे। खाने के बर्तन में सिर्फ कल की बची हुई दाल और सूखे चावल थे। चुटकी अपनी भूख से लाचार होकर खाने को घूर रही थी। उसके छोटे से चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। क्या माँ, आज भी कल की दाल और ये सूखे चावल? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैं ऐसा खाना कैसे खाऊंगी? खाने के सामने बैठकर खाने की बुराई नहीं करते मेरी बच्ची। चुपचाप यही खा लो। तुम्हारे बाबा ने एक नई दुकान खोली है ना, देखना बहुत जल्द हमारे सारे दुख और गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, रोज रोज वही सूखे चावल या उबले हुए आलू। मेरा भी तो दिल करता है कभी अच्छा खाना, मछली या गोश्त खाने का। हमेशा खाने की शिकायत करती रहती है। कहाँ से लाऊं मैं रोज अच्छा खाना? अभी तो कम से कम 2 वक्त का खाना नसीब हो रहा है। कुछ दिन पहले तो ये भी नहीं मिलता था। चुपचाप मुंह बंद करके खा लो। अरे कमला, बच्ची को ऐसे क्यों डांट रही हो? वो छोटी है, ना समझ है। उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो मेरा है। मैं एक नाकाम बाप और पति हूं जो अपनी बीवी और बच्ची को 2 वक्त का अच्छा खाना भी नहीं खिला सकता। बाबा, आप उदास मत होइए। मैं अब कभी ऐसी जिद नहीं करूंगी। आप मुझे जो भी खाने को देंगे मैं खुशी खुशी खा लूंगी। कमला, तुमने तो एक निवाला भी नहीं खाया। ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? मुझे भूख नहीं है जी। आपको तो पता है, सुबह थोड़ा पानी पी लूं तो मेरा पेट वैसे ही भर जाता है। हाँ, मैं सब जानता हूं। इस गरीब घर में आकर तुमने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। तुम जैसी जीवन साथी पाकर मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूं। छोड़िए इन बातों को। आप ये बताइए, दुकान का क्या हाल है? बिक्री कुछ बढ़ी या नहीं? अभी तो थोड़ा ठीक चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। नई दुकान है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी उस दुकान में लगी है। पता नहीं ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है, पर मुझे यकीन है कि वो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। दूसरी तरफ उनके घर के बाहर मोहन का सगा भाई राकेश और उसकी पत्नी विमला अंधेरे में छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनके दिलों में जलन की आग भड़क रही थी। कुछ समझ आया आपको? समझ तो आ गया। क्या समझी तुम? यही कि अब ये भिखारी हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, इनको अपने से आगे नहीं निकलने देना है। अब घर चलिए। और कितना पैदल चलाएंगे? पैरों में दर्द शुरू हो गया है। आखिर में मुझे ही आपके पैर दबाने पड़ेंगे। तुम्हारे इस मोटे दिमाग से कोई अच्छी तरकीब तो निकलने से रही। मुझे सोचने दो कि इस दुकान का नामो निशान कैसे मिटाया जाए। अरे अभी तो दुकान शुरू हुई है, कुछ दिन चलने दीजिए, फिर सोचेंगे। चुप कर बेवकूफ औरत। वो सच में अमीर हो गए तो फिर क्या सोचेगी? सुन मेरी बात, आज रात जब सारा गांव गहरी नींद में होगा तो हम उसकी दुकान में आग लगा देंगे। इतनी रात को आप वहां जाएंगे? हाँ तो जाऊंगा। अब बता, मेरी तरकीब कैसी लगी? उस रात अचानक मौसम बेईमान हो गया। तेज तूफान और भयंकर बारिश ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। माँ, लगता है आज रात इस कच्चे घर में बचना मुश्किल है। देखो, छत से कितना पानी टपक रहा है। बिस्तर और सारा सामान भीग रहा है। इतनी तेज हवा है, मुझे तो डर लग रहा है कि घर उड़ न जाए। डर मत मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। आजा, मेरे पास सिमट कर बैठ जा। मैं हूं ना तेरे पास। बस मुझे एक ही फिक्र खा रही है कि इतने तूफान में तेरे बाबा दुकान से घर कैसे आएंगे। मुझे भी बाबा की बहुत फिक्र हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दुकान में मोहन तूफान की वजह से फंस गया था। कितना भयंकर तूफान है। मुझे जल्दी से दुकान अंदर से बंद कर लेनी चाहिए, वरना बारिश का पानी सारा सामान खराब कर देगा। ऐसे मौसम में घर वापस जाना तो नामुमकिन है। आज रात इस दुकान के अंदर ही सो जाता हूँ। मोहन दुकान का शटर गिराकर अंदर ही एक कोने में सो गया। बाहर बारिश के बावजूद राकेश और विमला भीगते हुए दुकान के पीछे घात लगाए बैठे थे। ये हम क्या करने आए हैं और क्या हो रहा है? इस कमबख्त बारिश को भी अभी आना था। अब घर कैसे जाएंगे हम? हम अपना काम खत्म करेंगे और सीधा घर निकल लेंगे। चारों तरफ सन्नाटा है, कोई देखने वाला नहीं। चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं।
जल्दी हाथ चलाओ, वरना किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। राकेश ने मिट्टी का तेल छिड़क कर दुकान के पिछले हिस्से में आग लगा दी और दोनों वहां से भाग निकले। आग धीरे धीरे भड़कने लगी और पूरी दुकान को अपनी लपेट में लेने लगी। अंदर मोहन को जब तेज गर्मी और धुएं का एहसास हुआ तो वो घबरा कर उठा। दुकान के अंदर इतनी गर्मी और धुआं कहां से आ रहा है? बाहर तो बारिश हो रही है। जैसे ही मोहन ने आगे बढ़कर देखा, उसके होश उड़ गए। चारों तरफ आग के शोले भड़क रहे थे। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, पर आग ने दरवाजे को पूरी तरह घेर लिया था। ये क्या हो गया? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मेरी दुकान में आग लग गई है, मेरी मदद करो। तेज हवा की वजह से आग पूरी दुकान में फैल गई। तूफान के शोर में मोहन की चीखें दबकर रह गई। धीरे धीरे सब कुछ जलकर राख होने लगा। अचानक बारिश और तेज हुई, जिसने आग को ठंडा किया, लेकिन तब तक मोहन का आधा जिस्म बुरी तरह का था। वो किसी तरह घुटनों के बल घिसटता हुआ दुकान से बाहर निकला और बेहोश हो गया। अगली सुबह जल्दी ही किसी ने कमला के घर का दरवाजा जोर जोर से पीटा। भाभी, ओ भाभी, जल्दी दरवाजा खोलो, अनर्थ हो गया। अरे रहीम भाई, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? भाभी, रात को मोहन भाई की दुकान आग लगने से पूरी तरह जलकर राख हो गई। मोहन भाई की हालत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये तेरा कैसा इम्तिहान है? तूने हमें हर तरफ से बर्बाद क्यों कर दिया? छुटकी, जल्दी चल बेटा, तेरे बाबा अस्पताल में हैं। बाबा, आंखें खोलिए बाबा। इस वक्त इनको मत जगाओ बेटा, इनकी हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने इन्हें आराम करने को कहा है। देखिए, इनकी हालत बहुत सीरियस है। इनके इलाज के लिए काफी पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। ये रही दवाई की पर्ची, जल्दी से ये दवाइयाँ ले आइए। अब क्या होगा? जिसके घर में आज खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं, वो इतने हजारों रुपये कहाँ से लाएगा? माँ, हमारे पास एक आखिरी सहारा बची है, हमारी प्यारी गाय गौरी। आप उसे बेचकर बाबा का इलाज करवाइए। हाँ बेटा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। तेरी सबसे प्यारी गौरी को आज हमें अलविदा कहना होगा। मोहन की जान तो बच गई, पर आग और सदमे की वजह से उसका आधा जिस्म लकवे पैरालिसिस का शिकार हो गया। वो पूरी तरह बिस्तर पर पड़ गया। घर चलाने के लिए कमला ईंट के भट्ठे पर मर्दों जैसा काम करने लगी और उनके घर के पीछे बची हुई एक छोटी सी जमीन पर उसने गेहूं की फसल भी लगा दी। लीजिए, ये दवाई खा लीजिए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे लिए दवाइयां मत लाया करो। तुम इतनी धूप में ईंट के भट्ठे पर खून पसीना एक करती हो। ये पैसे बचा कर रखो, किसी बुरे वक्त में बच्ची के काम आएंगे। मेरे जैसे मुर्दे पर क्यों जाया कर रही हो? तभी वहां राकेश और विमला आ टपके। राकेश भाई, आप दोनों यहाँ? क्यों? क्या हम अपने भाई के घर नहीं आ सकते? वो तो पुरानी जमीन को लेकर थोड़ा झगड़ा हो गया था, इसलिए आना छोड़ दिया। पर आखिर हैं तो हम तुम्हारे अपने ही। नहीं, आप हमारे घर कभी नहीं आते। बाबा इतने दिनों से बिस्तर पर मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, पर आप लोग एक दिन भी उनका हाल पूछने नहीं आए। अरे बच्ची, तब थोड़ा गुस्सा था ना। खैर, हम यहाँ ये बताने आए हैं कि जमीन पर गेहूं काफी अच्छे हो गए हैं। ये गेहूं काटने के बाद तुम लोग उस जमीन पर दोबारा फसल नहीं लगाओगे? क्यों भाई, वो जमीन तो हमारी है। हमने दिन रात एक करके उस बंजर जमीन को खेती के लायक बनाया है, और अब आप कह रहे हैं कि जमीन आप ले लेंगे? देखो कमला, इतनी छोटी होकर हमसे जबान मत लड़ाओ। जो बताना था बता दिया। वक्त आने पर हम अपना हिस्सा खुद आकर ले लेंगे। चलो राकेश। सुन लिया कमला तुमने? मेरा अपना सगा भाई मुझे लाचार देखकर मेरी आखिरी जमीन भी छीन लेना चाहता है। हम ये गरीबी का दुख कैसे झेलेंगे? अगली सुबह कमला काम पर चली गई। छुटकी आंगन में बैठी उदास सोच रही थी कि गरीबों की जिंदगी भी कितनी अजीब होती है। टूटी हुई छत, भूखे पेट और मैले फटे कपड़े ही उनका नसीब होते हैं। तभी कमला वापस लौट आई। माँ, आप आज इतनी जल्दी काम से वापस आ गईं?
क्या आज कोई काम नहीं मिला? नहीं बेटा, मालिक ईंट का भट्ठा बंद करके हमेशा के लिए विदेश चला गया। अब हमें वहां कोई काम नहीं मिलेगा। माँ, तो क्या अब हम सच में भूखे मर जाएंगे? पता नहीं मेरी बच्ची, जमीन पर गेहूं पक चुके हैं। कल सुबह तू और मैं मिलकर गेहूं काट लेंगे। उन्हें बाजार में बेचकर जो चंद पैसे मिलेंगे उससे शायद कुछ दिन और हमारी सांसें चल जाएं। पर उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब माँ बेटी गेहूं के खेत में पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जंगली हाथियों के एक पूरे झुंड ने उनका खड़ा खेत खाकर बर्बाद कर दिया था। हे भगवान, इन जानवरों ने क्या कर दिया? मेरा आखिरी सहारा भी इन्होंने खा लिया। तुम इतने सारे हाथी एक साथ हमारे ही खेत में क्यों आए? क्या तुम्हें नहीं पता था कि यही हमारी आखिरी उम्मीद थी? अब हम भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ, चुप हो जाओ। सुनो, वहाँ खेत के उस पार से किसी के रोने की आवाज आ रही है। दोनों माँ बेटी आवाज की तरफ भागी। उन्होंने देखा कि वहां झाड़ियों के पास एक छोटा सा हाथी का बच्चा एक गहरे गड्ढे में फंसा हुआ था और बुरी तरह जख्मी था। उसके पैरों से खून निकल रहा था और वो भूख और डर से तड़प रहा था। अरे रे, ये बेचारा तो बुरी तरह जख्मी है। हाथियों का झुंड शायद डर के मारे इसे यहीं छोड़कर भाग गया। माँ, जल्दी इसकी मदद करो, इसे घर ले चलते हैं। माँ बेटी ने बड़ी मुश्किल से उस जख्मी बच्चे को बाहर निकाला और अपने कच्चे घर के आंगन में ले आई। कमला ने उसके जख्मों पर पट्टी बांधी, पर हाथी का बच्चा भूख से रो रहा था। माँ, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है भूख से, पर यह बेचारा तो बोल भी नहीं सकता। खेत के किनारे जो थोड़े से बचे हुए गेहूं हम लाए हैं, क्या हम उन्हें पीसकर इसे खिला दें? पर बेटा, वो हमारा आखिरी खाना है। उसके बाद हम क्या खाएंगे? माँ, बाबा कहते हैं ना कि बेजुबान की मदद करने से ऊपर वाला खुश होता है। मैं भूखी रह लूंगी, पर इस मासूम को खिला दो। कमला ने सिलभट्टे पर वो आखिरी गेहूं पीसा और उसकी आखिरी रोटी बनाकर उस भूखे हाथी के बच्चे को खिला दी। जैसे ही उस बच्चे ने आखिरी निवाला खाया, अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। हे भगवान, ये कैसा भूकंप है? तभी जंगल की तरफ से एक बेहद विशाल और चमकता हुआ हाथी गजराज उनके आंगन में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी और शांति थी। उस चमकते हुए गजराज को देखकर कमला और छुटकी डर के मारे पीछे हट गई। डरो मत नेक इंसानों, मैं इन हाथियों का सरदार गजराज हूं। मेरे झुंड ने भूख में तुम्हारा खेत तो खा लिया था और जल्दबाजी में अपना बच्चा यहीं छोड़ गए, पर तुमने खुद अपना आखिरी खाना कुर्बान करके मेरे बच्चे की जान बचाई। तुम्हारी इस कुर्बानी ने मेरा दिल जीत लिया है। गजराज ने अपनी विशाल सूंड आगे बढ़ाई। उसकी सूंड में एक बेहद खूबसूरत और चमकती हुई सुनहरी घंटी थी। ये सुनहरी घंटी कोई आम घंटी नहीं है। इसे जब भी तुम बजाओगी, ये तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगी और दुख दर्द दूर कर देगी। ये मेरा तोहफा है तुम्हारे इस नेक दिल के लिए। कमला ने हाथ कांपते हुए वो सुनहरी घंटी ले ली और देखते ही देखते गजराज अपने बच्चे को लेकर एक सुनहरी रोशनी में गायब हो गया। कमला जल्दी से भागकर मोहन के पास कमरे में गई। सुनते हैं जी? ओ छुटकी के बाबा, देखिए हमारे साथ कैसा चमत्कार हुआ है। कमला ने जैसे ही मोहन के सिरहाने खड़े होकर वो सुनहरी घंटी बजाई, उसमें से एक सुकून भरी मीठी आवाज निकली और एक सुनहरी रोशनी सीधा मोहन के जिस्म पर पड़ी। कमला, छुटकी, मैं ठीक हो गया। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूं। मेरे जिस्म का लकवा ठीक हो गया। और इतना ही नहीं, घंटी बजते ही उनके उस टूटे हुए झोपड़े की छत से अचानक दौलत और आला किस्म के खानों की बारिश होने लगी। सोने के सिक्के, हीरा, मोती और तरह तरह के पकवान पूरे घर में भर गए। हमने जो गरीबी और दुख देखा, ऊपर वाले ने हमारी फरियाद सुन ली। उस गजराज ने हमें हमारी नेकी का अनमोल सिला दिया है। कुछ ही दिनों में मोहन और उसकी फैमिली शहर के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे। लेकिन दूर से ये सब देखकर
राकेश और विमला का खून जल रहा था। ऐसे ही निकम्मों की तरह कब तक बैठे रहेंगे आप? जो कल तक हमारे दरवाजे पर भिखारी बने हुए थे, वो अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? तो मैं क्या करूं? जाकर खुद देखना पड़ेगा उनकी इस दौलत का राज क्या है। दोनों अंधेरे में चुपके से मोहन के घर की खिड़की के पास पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मोहन खुशी से एक सुनहरी घंटी बजा रहा था और हवा से सोने के सिक्के गिर रहे थे। देखा आपने? ये अमीरी इस घंटी की वजह से है। जैसे ही ये लोग सोएंगे, हम वो घंटी चुरा लेंगे। आधी रात को मौका मिलते ही राकेश चुपके से अंदर घुसा और सुनहरी घंटी चुराकर वहां से भाग निकला। दोनों पति पत्नी हांफते हुए अपने घर पहुंचे। जल्दी जल्दी इस घंटी को बजाइए। आज से हम इस पूरे शहर के सबसे अमीर लोग होंगे। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। अरे रुको मेरी रानी, अभी देखो मैं दौलत की ऐसी बारिश करूंगा कि आंखों पर यकीन नहीं होगा। राकेश ने लालच में पागल होकर जोर जोर से वो सुनहरी घंटी बजाना शुरू की, पर सोने और दौलत की बारिश के बजाय कमरे में जहरीला धुआं उठने लगा और अचानक वहां खौफनाक डरावनी भूतनियां और विशाल जंगली भालू प्रकट हो गए। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? दौलत कहाँ है? राकेश भागिए, ये भालू और भूतनियां हमें मार डालेंगे। बचाओ, कोई बचाओ। ये घंटी तो श्रापित है, मेरे पीछे भूत पड़े हैं। वो खतरनाक भालू दहाड़ते हुए उन पर झपट पड़े और डरावनी भूतनियों ने उन्हें पूरे घर में दौड़ाया। डर के मारे राकेश और विमला चीखते चिल्लाते हुए अपने घर से भागे और गांव की सरहद की तरफ दौड़ पड़े। पापियों को कभी माफी नहीं मिलती। लालच और धोखेबाजी करने वालों का यही अंजाम होता है। तुमने मासूमों का हक छीना था, इसीलिए आज के बाद तुम इस गांव में कभी वापस नहीं आओगे। उन खौफनाक भालुओं और भूतनियों ने उन्हें हमेशा के लिए गांव से भगा दिया और राकेश और विमला का नामो निशान उस गांव से मिट गया। उधर वो सुनहरी घंटी रोशनी बनकर वापस मोहन के पास लौट आई। हे गजराज की अमर निशानी, तुमने हमारी उजड़ी हुई दुनिया को रोशन कर दिया। हम जिंदगी भर इन एहसानों के शुक्रगुजार रहेंगे। मोहन, कमला और छुटकी ने अपनी बची हुई जिंदगी सुकून, खुशी और दूसरों की मदद करते हुए गुजारी, जबकि जलने और लालच करने वालों को अपने किए की भयानक सजा मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।